हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा विहार। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको आज की क्लास पसंद आए, जितने भी लोग आज आप क्लास देखेंगे, ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आए, आपको समझ आए हमारा पढ़ाया हुआ, आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस पर लाइक करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। अगर आपको जो भी फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, अगर कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई चीज़ आपको अच्छी लगी है, कोई पैटर्न आपको अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है? अगर हम वीडियोज़ डालते हैं, हमें रिस्पॉन्स मिलता है, चाहे हमें जैसा भी रिस्पॉन्स मिले, वो हमारे लिए हमारा मोटिवेशन है और काम करने के लिए और अच्छा पढ़ाने के लिए आपको, ठीक है? तो और अगर आपको पसंद आए, ठीक है, आपको समझ आए, तो आप अपने दोस्तों में भी ये वीडियोज़ शेयर करा करिए, ठीक है? परीक्षा विहार हमारे चैनल का जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है? चाहे वो इंग्लिश की सीरीज़ हो, चाहे मैथ्स की सीरीज़ हो, चाहे हमारी मैथ्स के शॉर्ट्स हों, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे आप वो शेयर करिए, ठीक है? ओके एंड क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों ने लास्ट वीक कमेंट किया कि इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर डालने के लिए, तो वो डेफ़िनेटली हम डालेंगे, बट यही है कि अगर रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन है, हमें पता चलता है क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, ये वीडियो है, ठीक है? तो आप सामने तो बैठे नहीं है, तो हमें पता नहीं कि आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ओके, तो जो भी आपके लाइक और कमेंट के थ्रू हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, हम उसी अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में फिर काम करेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हमारी 26 फ़ेब वाली पहली शिफ्ट की हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे इंग्लिश के। ओके, तो ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक कहावत लिखी हुई है, ठीक है? जो लिखा है कि द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कलम की ताकत तलवार से बड़ी होती है, ठीक है? अगर इसका मतलब हम आपको समझाएँ, तो इसका सिंपल मतलब यही है कि जो काम हम अपने शारीरिक बल, ठीक है, या हिंसा से नहीं कर सकते, वो हम अपने विचार और शब्दों से कर सकते हैं, ठीक है? जो असर हमारे क्या कहते हैं, फिज़िकल स्ट्रेंथ लोगों पर नहीं करेगा, वो शायद हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, ठीक है? वो लोगों पर करेंगे, है ना? तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो कलम का सिम्बोलिज़्म है, कलम का सिम्बोलिज़्म मेनली है आपका हमारे विचार, ठीक है? या हमारे शब्द, ठीक है? और तलवार का जो सिग्निफिकेंस है वो आप कह सकते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ या वायलेंस, ठीक है? कि हमेशा लड़ाई करके ही कोई चीज़ नहीं जीती जाती। बेसिकली यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है? हिंसा भी इसका एक ये हो सकता है, डिपिक्शन हो सकता है, ठीक है? तो अब हम ऑप्शंस देखें अपने, वर्ड्स कैन सॉल्व व्हाट वायलेंस कैन नॉट, ठीक है? ये हमें सही लग रहा है। चलिए फिर भी बाकी देखते हैं। डिप्लोमेसी टेक्स लॉन्गर बट इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ ऑप्शन बी में डिप्लोमेसी टेक्स लॉन्गर बट इज स्ट्रॉन्गर। डिप्लोमेसी कूटनीति होती है, ठीक है? जो कि जैसे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में जब हम क्या कहते हैं उसे, शांति प्रस्ताव, ठीक है? या बिना क्या कहते हैं, अग्रेशन के ये कुछ चीज़ अगर हम करते हैं, ठीक है? इसको हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं, ठीक है? पर यहाँ पे डिप्लोमेसी की बात नहीं हो रही है, ठीक है? दूसरा हमारा ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल्स आर मोर डेंजरस देन वॉरियर्स। देखिए यहाँ पे तो पहला बात ये जो द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, इसका जो आपका ये है ना इन्फ्लुएंस है, वो पॉजिटिव है, ठीक है? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा गया कि इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, ठीक है, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो आपके वॉरियर्स, ठीक है, वो आपके सैनिकों से ज़्यादा डेंजरस खतरनाक होते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। तो आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे अग्रेशन की बात कही जा रही है, कहीं भी अग्रेशन, ठीक है, लड़ाई, वायलेंस, ये सब इसका मतलब है ही नहीं, ठीक है?
तो ऑप्शन सी भी नहीं है, राइटिंग इज हार्डर देन फाइटिंग, ये गलत है। ठीक है, ये लिखना लड़ने से ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली कलम हमारी विचार और तलवार यानी कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसकी तुलना करी जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि कलम किसी भी दिन स्वॉर्ड से बड़ी है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ कानूनी तौर पे कोई चीज़ हम अपने तरफ कर ले तो वो वही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कोई अपना जितना भी जोर दिखा दे वो नहीं ले सकता, क्योंकि कानूनी तौर पर, कागजी तौर पर वो हमारे साथ वो चीज़ है। ठीक है, हम उसके अधिकारी हैं। तो इसका राइट आंसर इज वर्ड्स कैन सॉल्व व्हाट वायलेंस कैन नॉट, यानी कि जो हमारे विचार, हमारे शब्द जो चीज़ कर सकते हैं वो हिंसा कभी नहीं कर सकती। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे भी प्रोवर्ब है, बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर का सिंपल मतलब यही है कि देरी से, सॉरी, एक सेकेंड, कोई काम ना होने से बेहतर है कि वो चीज़ देर में हो जाए। ठीक है, यानी वो एक जो मतलब बात है कि ठीक है, भले देर हो जाए कोई चीज़ होने में, पर कम से कम वो चीज़ हो तो। ठीक है, बेहतर है कि वो चीज़ देर से हो। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस देखिए। इट इज़ गुड टू स्टे क्लीन एंड टाइडी, इट इज़ अ डिवाइन क्वालिटी। ये बिल्कुल दूर दूर तक इसका कोई इससे कनेक्शन नहीं है। इट्स बेटर टू फिनिश समथिंग लेट रादर देन फेलिंग टू डू इट एट ऑल। राइट, यही हमारा आंसर है कि कोई चीज़ देर से पूरी हो वो बेहतर है कि वो चीज़ हो ही ना। ठीक है, रादर देन फेलिंग टू डू इट एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बेनेवोलेंट। तो यहाँ पे हमें इसका विलोम बताना है बेनेवोलेंट का। ठीक है, तो बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? बेनेवोलेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति काइंड हो। ठीक है, मतलब दयालु व्यक्ति। ओके, तो हम ऑप्शंस देखिए, हमें इसका एंटोनिम बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ए चैरिटेबल नहीं होगा, चैरिटेबल मतलब जो दान करने में, ठीक है, मतलब दयालु, वही दयालु ही होगा जो दान करे। ठीक है, नोबल, नोबल का मतलब होता है महान। ठीक है, ऐसा मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति, नोबल पर्सन। क्रूअल, हाँ, ऑपोजिट इसका क्रूअल ही होगा। क्रूअल का मतलब क्या होता है? क्रूअल, क्रूअल का मतलब ही होता है निर्दयी। ठीक है, और बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु। तो दयालु का ऑपोजिट निर्दयी। और जेंटल का मतलब होता है सज्जन। ठीक है, सज्जन व्यक्ति। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपके ए बी डी, ये सब कहीं ना कहीं बेनेवोलेंट के ही सिनोनिम्स है। ओके, नेक्स्ट। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक मीनिंग दी हुई है, हमें उसका वन वर्ड बताना है। यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स दैट रिक्वायर ट्रुथ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स दैट रिक्वायर ट्रूथ। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देखें। ऑप्शन ए यूफिज्म, सॉरी यूफेमिज्म, सॉरी। तो यूफेमिज्म का मतलब जो होता है वो बेसिकली होता है कि किसी बात को, ठीक है, अपमानजनक, जैसे कुछ-कुछ बातें होती हैं ना जो लोगों को बुरी लग जाए, तो हम उसे थोड़ा मतलब सॉफ्ट तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं, थोड़े नरम तरीके से। ठीक है? उस बात को हम ऐसे पेश करते हैं ताकि वो लोगों को चुभे भी ना, और हम क्या कहते हैं, हम अपना काम भी करवा लें। ठीक है? जैसे ये सब ज़्यादातर आप फॉर्मल सेटिंग में, ठीक है? पॉलिटिशियंस जिस तरीके से बात करते हैं, ठीक है? वो किस तरीके से बात करते हैं? मतलब वो ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो कि हो सकता है कि एक लार्ज ऑडियंस को अफ़ेक्ट करे, ठीक है? उनको बुरी लग जाए, पर वो इस तरीके से कहते हैं कि वो अच्छी लगे। ये प्रवक्ता भी करते हैं, ठीक है? पब्लिक स्पीकिंग जो करते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी होती है, ठीक है? कि वो उस चीज़ को नरम तरीके से रखें ताकि लोगों के चाहे वो कुछ भी हो, सेंटिमेंट्स को ठेस ना पहुँचे, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो किसी भी तरीके के उनके सेंटिमेंट हो, उनको वो ठेस ना पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम अगर कहें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम में पुअर, ठीक है, अगर कोई स्कीम पुअर लोगों के लिए होती है, पुअर ना कह के उसको हम क्या लिखते हैं? अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब क्या हुआ कि
एक सेकेंड। अंडर प्रिविलेज मतलब जो उन रिसोर्सेज से वंचित है, ठीक है, वो सुविधाएं से वंचित है, उन लोगों के लिए स्कीम है, ठीक है। या कभी हम किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कहते कि डेथ हो गई, हम क्या कहते हैं, दैट ही पास्ट अवे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही पास्ट अवे, हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, ही पास्ट अवे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति फैट हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि प्लस साइज, ठीक है, प्लस साइज, प्लस प्लस साइज ड्रेसेस, ठीक है। आपने अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो आप बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स देखेंगे, ठीक है, या आप इवन वहाँ पे देखेंगे कि प्लस साइज का सेक्शन होता है, ठीक है, वो बेसिकली फॉर ओवरवेट पीपल, उनके लिए होता है। तो इस तरीके से जब हम कहते हैं तो ये लोगों को ठेस नहीं पहुंचाती, ठीक है। तो यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स दैट रिक्वायर ट्रूथ, ठीक है, जो जो कि चीज़ अपमानजनक ना लगे, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हम आपको बाकी भी जो है उनके बता देते हैं। ये सब क्या है, ये ना फिगर्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो ऑप्शन ये जो बी है, हाइपरबोल, हाइपरबोल मतलब क्या होता है, एग्जैजरेशन, ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अरे वो तो इतना रोई कि जैसे कि गंगा जमुना बहा दिया उसने, ठीक है। तो क्या सच में कोई व्यक्ति गंगा जमुना बहा सकता है रोते रोते, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। पर फिर भी हम कहते हैं कि ताकि हम समझा, हम मतलब हम उस चीज पे उसकी इंटेंसिटी बता रहे कि वो कितना ज्यादा रोई, ठीक है, उस चीज को हम बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर होता है बेसिकली आपका रूपक, इसको हिंदी में रूपक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम दें, टाइम इज मनी, ठीक है, जैसे टाइम इज मनी, ठीक है, या फिर टाइम इज मनी, या फिर ऐसे कह सकते हैं ही फोर्ट, एक नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, हाँ, ही वॉज अ लायन इन द बैटल, ठीक है, कि वो शेर, मतलब वो तो उस रण में एकदम शेर था, ठीक है। मतलब क्या, उसकी हम तुलना कर रहे हैं, जहाँ पे कंपैरिजन आएगा। पर ये कंपैरिजन एक और भी फिगर ऑफ स्पीच में आता है, सिमिली, पर वो अलग होता है। सिमिली में क्या होता है, सिमिली में ऐसे लिखा रहता है कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, ठीक है, या तो शी इज ब्यूटीफुल लाइक मून, ठीक है, वहां पे लाइक या एज का यूज होता है, तो वो सिमिली होता है। पर जहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए कि टाइम इज मनी, कि समय ही आपका क्या है, पैसा है, ठीक है, या फिर ही वॉज अ लायन, उसको ये चीज कह ही देना कि वो तो शेर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको एम्फसाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई वो तो वो चीज है, ठीक है। और सिमिलर में क्या होता है कि हम कंपैरिजन लाइक या एज में करते हैं, और रूपक में क्या करते हैं कि वो चीज सामने सामने एकदम हम कहते हैं कि हाँ भाई ये तो यही है, ऐसे करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कुछ नहीं होता, एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको बहुत रिलेटेबल एग्जांपल अगर दें तो वो एक था ना कि चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चटनी चटाई, ठीक है। तो ये जो बार बार च च च च च आ रहा है, ये क्या है, ये एलिट्रेशन है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टंग ट्विस्टर का भी और एलिट्रेशन का भी, ओके। तो जैसे कि अगर हम यहाँ लिखे, ही बिल्ट अ बिग बोट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बी 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 कॉन्सोनेंट, अच्छा यहाँ पे जो एक रिपीटेशन है वो आप जो होता है वो कॉन्सोनेंट्स का होता है, ठीक है, वावल्स का नहीं। तो ही बिल्ट अ बिग बोट, यहाँ पे बार बार बी आ रहा है, तो ये एक एलिट्रेशन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, थोड़े फिगर ऑफ स्पीच आपको पता चल गया इसमें से। नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कोई एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, हमें वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि किसकी स्पेलिंग गलत है, ओके। द मेट्रोलॉजिस्ट प्रेडिक्टेड दैट टुमारो वुड ब्रिंग स्कैटर्ड थंडर शावर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो टुमारो की स्पेलिंग गलत है, टुमारो की स्पेलिंग होती है
ये, ठीक है? यहाँ पे डबल एम लिख दिया गया है, एम डबल नहीं होता, आर डबल होता है, ठीक है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज द प्रोवर्ब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन मीन? ठीक है, तो यहाँ पे वापस से एक कहावत लिखा हुआ है, हमें उसका मीनिंग समझना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो मतलब होता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कि जब तक हमें किसी चीज की एकदम ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी, तब तक हम उसका सॉल्यूशन या उसको कैसे हम उसका इन्फ्लुएंस कम करें, ठीक है? वो हम नहीं ढूँढेंगे। अब चाहे जितने भी इन्वेंशंस हुए, चाहे वो एसी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, एसी के होने का रीज़न ही है कि जब गर्मी का मौसम आएगा तो एसी नहीं रहेगा, तो उसमें सर्वाइव करना मुश्किल है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है, ठीक है? फिर वॉशिंग मशीन के आविष्कार से क्या हुआ कि कपड़े धोने में आसानी होगी, है ना? तो ये क्या है? ये हमारी आवश्यकताएँ थी जिनको हम सॉल्यूशन ढूँढे जिनका, ठीक है? इसलिए हमने आविष्कार किए, ओके? तो अब हम ऑप्शंस देखें, ऑल इन्वेंशंस कम फ्रॉम बोर्डम, नहीं, ठीक है? नीड लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल नहीं, उल्टा सॉल्यूशन ढूँढेंगे हम, ठीक है? मदर्स इंस्पायर क्रिएटिविटी, यहाँ पे यहाँ पे मदर्स के बारे में या क्रिएटिविटी के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। अर्जेंट नीड्स ऑफन लीड टू क्रिएटिव सॉल्यूशंस, यस, यही तो कहा गया है कि जब तक हमें नीड्स नहीं होगी तब तक हम किसी सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, select the appropriate term for the given expression. A small group of persons belonging to a professional body, ठीक है? तो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, a small group of persons belonging to a professional body, इसका हमें वन वर्ड बताना है, ठीक है? तो हम ऑप्शंस देखें। ऑप्शन ए हीप, देखिए हीप का मतलब होता है मास ऑफ थिंग्स, ठीक है? जैसे कि और जनरली डर्टी थिंग्स, ठीक है? कोई चीज़ अगर गंदी हो, वो, फॉर एग्जाम्पल अ हीप ऑफ डर्टी क्लोथ्स, ठीक है? ढेर जैसे कहते हैं ना कि कपड़ों का ढेर लगा है, तो वो जो ढेर है वो उसको मतलब हीप कहा जाता है, ठीक है? कॉटेज, कॉटेज अलग चीज़ होती है। कॉटेज होता है आपका फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी कि जब हम किसी की अस्थियां लेके जाते हैं, तो जैसे धीरे धीरे हम लोग मूव करते हैं ना, एक मतलब एक मेलन मतलब एक सैड वे में, वैसे स्लो मूविंग, ठीक है? ये स्लो मूविंग प्रोसेशन होता है कॉटेज, ठीक है? फ्यूनरल्स के लिए, ठीक है? जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो लोग आपके अंतिम क्रिया में जाते हैं लेके, तो वो जब चल रहे होते हैं लोग, ठीक है? धीरे धीरे चल रहे होते हैं, तो उसे हम कॉटेज कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है क्लिक, राइट? ये जो मीनिंग है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू अ प्रोफेशनल बॉडी, इसका आंसर क्लिक होगा, ठीक है? ये क्या होता है? इनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है? और इस वजह से ये साथ होते हैं, इसलिए ये बाकी लोगों से एक्सक्लूडेड होते हैं, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे एक सीईओ ऑफिस में, ठीक है? वहाँ पे आपको, ठीक है, वहाँ पे सीए ही मिलेंगे सारे, ठीक है? वहाँ पे आपको कोई ऐसा अलग इंसान तो नहीं मिलेगा, ठीक है? वहाँ पे कोई डॉक्टर तो बैठा हुआ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पे कौन मिलेंगे? सारे आपको अकाउंटेंट मिलेंगे, सारे सीए मिलेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वो उनका अपना कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है? जिस वजह से वो वहाँ पर है, ठीक है? तो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू अ प्रोफेशनल बॉडी, ओके? नेक्स्ट, क्लस्टर, क्लस्टर तो देखिए होता है कि बेसिकली इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ साथ में हो, ठीक है? जैसे कि ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, और इसका जो फोकस होता है ना, इसका फोकस बेसिकली होता है कि वो चीज़ मतलब क्लोजली है, क्लोजली टुगेदर, ठीक है? मतलब वो लोग साथ में हैं, ठीक है? जैसे कि अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ठीक है? अब हमें बहुत सारे तारे एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्यों? क्योंकि वो सब इकट्ठे एक जगह पर है, ठीक है? तो उसको हम क्लस्टर कहेंगे, उसको हम क्लिक नहीं कहेंगे। क्लिक
का जो मतलब होता है वो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन होता है और वो किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए साथ में होते हैं और वो बाकियों से एक्सक्लूडेड रहते हैं, ठीक है? वो बाकियों को इन्वॉल्व नहीं करते जो उनके इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है? नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है कॉम्प्लिकेटेड, जिसका हमें सिमिलर मीनिंग जाना है। तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? जटिल, ठीक है? यानी कि कठिन, ठीक है? उलझा हुआ, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कहते हैं ना, या कॉम्प्लिकेटेड कुछ, तो उसको हम जटिल कहते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन ए एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है। न्यू मतलब नया, चेंज मतलब बदलाव। डी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब कठिन होता है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है? अगेन वन वर्ड है, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अधिकारी तंत्र, ठीक है? अधिकारी तंत्र मतलब जो लोग आपका, जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, ये जो आईएएस आईपीएस होते हैं, ठीक है? इनको क्या कहते हैं? ये आपका क्या होते हैं? ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है? ब्यूरोक्रेट्स मतलब कि जो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उनको लागू करते हैं और उनको उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? अधिकारी तंत्र जो कि एक तरीके से हो, ब्यूरोक्रेसी मतलब एक तरीके से जो चीज़ हो, ठीक है? कि नीचे लेवल से लेके फिर ऊपर लेवल तक वो एक तरीके से जाए, ठीक है? कोई फाइल जाती है ना, तो वो उस तरीके से जाए। ओके, ओके। अब नेक्स्ट हम देखें एनार्की। एनार्की का मतलब होता है आपका जहाँ पे कानून व्यवस्था ही ना हो, ठीक है? अराजकता, जहाँ पे कोई शासन करने वाला ही ना हो, ठीक है? वहाँ पे कोई शासन हो ही ना, तो ये तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू। यूनिटरी, यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब सेंट्रलाइज्ड, ठीक है? सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जैसे कि अगर इसके एग्जांपल मतलब इसमें क्या होता है कि राज्यों के पास उतनी पावर्स नहीं होते या लोकल बॉडीज के पास पावर नहीं होते, उनको जो भी पावर मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, ठीक है? जैसे कि अगर इसका एग्जांपल दे तो यूके, चाइना, ठीक है? ये इंडिया नहीं है। इंडिया देखिए, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और आपका स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है? जिनके बीच में आपकी जो पावर्स है वो बटी हुई हैं, ठीक है? वो आपने पढ़ा होगा ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है? ऐसे ऐसे करके, तो उनमें पावर्स बटी हुई हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं क्वासी फेडरल। इंडिया का जो सिस्टम है ना, हम यहाँ लिख देते हैं, ये आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए काम है, उसको क्वासी फेडरल कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे पूरा ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्न जो है वही सब चीज़ें देखेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जितना डेलीगेट करेगी उतना काम करेंगे, नहीं, राज्य अपने इंडिपेंडेंटली भी वो काम करने के लिए पूरी पूरी तरीके से वो फ्री है, ठीक है? उनके पास फ्रीडम है। पर चाइना, यूके, ये सब जगह में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जब तक सेंट्रल बॉडी, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो वहाँ की है, ठीक है, वो जब तक नहीं कहेगी तब तक वो लोग कोई भी ऐसे मेजर डिसीजन, कुछ भी फैसले नहीं ले सकते, ठीक है? नेक्स्ट, ओलिगार्की। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू ओलिगार्की है। ओलिगार्की का मतलब बेसिकली अगर हिंदी में कहें तो कुलीन तंत्र, यानी कि जैसे कि आपका कुछ पर्टिकुलर, जैसे आपका ये हो गया, जैसे पहले ज़माने में होता था ना कि कुछ वेल्दी फैमिलीज होती थी, तो उनके पास ज़्यादा पावर होता था, पैसे होते थे, ठीक है? इवन उनका जो सैन्य बल होता था वो भी उनके पास होता था, ठीक है? जिसकी वजह से, और वो अपने हित के लिए काम करते थे, ठीक है? वो लोगों के हित के लिए नहीं, वो ऐसे फैसले लेते थे जो उनके हित में काम आए, ठीक है? उसको ओलिगार्की या कुलीन तंत्र कहते हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो एरिस्टोक्रेसी, ठीक है? जो कि वेनिस में हुआ करता था, ठीक है? जो वेल्दी फैमिली थे, वेल्दी मर्चेंट फैमिलीज थे, यानी मर्चेंट मतलब बिजनेस फैमिलीज थे, वो उस टाइम एरिस्टोक्रेसी चलाते थे। कहाँ पर? वेनिस में, ठीक है? उस टाइम रिपब्लिक ऑफ वेनिस कहा जाता था, ऐसे। तो उस टाइम आपका ये था आपका, इसकी इसका टाइम तो हमें पता नहीं, पर हाँ, एरिस्टोक्रेसी वहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है? तो ये एरिस्टोक्रेसी है, ये काइंड ऑफ ओलिगार्की है,
ठीक है। और भी बहुत जगह प्लूटोक्रेसी भी होती है। बहुत लोग कहते हैं यूएसए में भी ऐसा है, ठीक है, कि वहाँ पे जो है आपका कैपिटलिस्ट का, ठीक है, वहाँ के जो अ, ये है कॉर्पोरेट्स हैं उनका ज़्यादा उस उनके सरकार पर ये है, ठीक है, इन्फ्लुएंस है। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड गिवन है जो कि आपका है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग, ठीक है, डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली। जब तक कोई चीज एकदम उसका नामो निशान ना खत्म हो जाए तब तक उस चीज को रिमूव करना, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करना। ओके, इसका मतलब होता है, सॉरी, ऑब्लिटरेट। ठीक है, अब हमें इसका क्या सिनोनिम जानना है, सिमिलर। तो इसका सिनोनिम हमें सामने ही मिल गया, एनहिलेट। एनहिलेट का भी मतलब यही होता है, संहार करना। ठीक है, ओके। कंपनसेट का मतलब होता है आपका मुआवजा। ठीक है, ये नहीं होगा। एडजस्ट का मतलब होता है आपका समायोजन, ठीक है, समायोजन करना। और प्योरीफाई का मतलब होता है किसी चीज की शुद्धि करना। ठीक है, तो एनहिलेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, choose the most suitable proverb for the given expression. What may seem beautiful to one person may not seem to another. अब यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है, यहाँ पे हमें मीनिंग दी हुई है, हमें जानना है कि ये किसका मतलब किस प्रोवर्ब का ये मीनिंग है, किस कहावत का ये मीनिंग है जो हमारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है हो सकता है वो दूसरे को ना अच्छी लगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो मेरे लिए सुंदर हो, वो चीज़ मेरे लिए अच्छी दिखे, ठीक है, और दूसरे वाले के लिए ना दिखे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे रिप्ड जीन्स का जब फैशन आया था तो जेनजी में, ठीक है, जो आजकल के यंग पीपल है उनको बड़ा पसंद आ रहा था, ठीक है, रिप्ड जीन्स पहनना। पर उनके पेरेंट्स को, उनके बड़ों को, ठीक है, एल्डर सोसाइटी में जो रहते हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि अरे भाई फटी हुई जीन्स क्या अच्छी लग रही है, ठीक है, पर हो सकता है जेंजी को वो एस्थेटिक लगे, ठीक है, उनको वो अच्छी लगे, ऐसा। या कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं या टूट जाती हैं, पर कुछ लोग वो चीज़ रखते हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, उन क्योंकि उनके लिए वो चीज़ विंटेज है, ठीक है, उनके लिए वो चीज़ काइंड ऑफ एंटीक है, तो उन्हें अच्छी लगती है, तो इसलिए वो रखते हैं, पर बाकियों को वो कबाड़ लगती है। तो ये चीज़ है कि अब सबके अपने अपने ये होते हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि जो चीज़ सुंदर है ज़रूरी नहीं कि वो सबके लिए सुंदर है, ठीक है, वो मेरे लिए सुंदर है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शंस। बी स्लो इन चूजिंग बट स्लोअर इन चेंजिंग, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री, ये भी नहीं है। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, राइट, यही तो इसका मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, जो देख रहा है एक्चुअली उसके मन में, उसके नजरिए में वो चीज़ सुंदर है, इसलिए वो चीज़ सुंदर है। जरूरी नहीं कि वो चीज़ सच, मतलब इन रियलिटी वो चीज़ सुंदर है, ये एकदम सब्जेक्टिव चीज़ है, ये अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वो चीज़ किसी को सुंदर लगेगी या नहीं लगेगी, है ना, सिंपल। नेक्स्ट, जंबल सेंटेंस दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, तो हम देखते हैं। ऑप्शंस में देखेंगे तो सारे डिफरेंट है, तो इसमें से तो हमें नहीं हो रहा है, पता चल रहा है, पर हमें इतना पता है कि ऑप्शन ई से तो शुरू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आज 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, जनरली 4 रहते हैं, आज 5 है, तो ई से नहीं होगा, हमें इतना पता है। ए बी सी या डी से ही होगा, ठीक है, ऑप्शंस में सी डी ए बी ही है। तो हम देखिए, पीपल लिव कम्युनिकेट एंड वर्क, ए से तो नहीं होगा। अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हम थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, हाँ, सी हो सकता है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट जो है, सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म द वे, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमें सबसे सही लग रहा है, ठीक है, थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। ओके, ऑप्शन हम देखें, ऑप्शन ए में ही है, सी ई डी ए बी, ठीक है,
तो थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, ये आपका सही है। एक बार हम रेक्टिफाई कर ले कि ये सही है, मतलब ये मीनिंगफुल सेंटेंस है या नहीं। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री a number of inventions have significantly transformed the way people live, communicate, and work across different parts of the world. Right? C E D A B is the right order of the sentence. Okay. Next, find the meaning of the word mundane. ठीक है, तो mundane अगर आपने कभी सुना हो इसका मतलब, तो कहते हैं ना कि अरे जैसे कि ऐसे कहते हो कि आई डू अ वेरी मुंडेन वर्क। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मुंडेन मतलब बोरिंग, सामान्य। ठीक है, इसका मतलब होता है बोरिंग, सॉरी, बोरिंग या चीज़ जो एक्साइटिंग ना हो। ठीक है, सामान्य हम कहते हैं कर हिंदी में। ठीक है, ऐसी मतलब रोज़मर्रा की चीज़, डेली रूटीन। ठीक है, जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो, कोई थ्रिल ना हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग ना लगे जो चीज़, वो मुंडेन होती है। तो ए यूजुअल, यही इसका मतलब होगा। यूजुअल का मतलब होता है सामान्य। ठीक है, यूजुअल वर्क, मुंडेन वर्क, काइंड ऑफ सेम, कि जो रोजमर्रा की चीजें हमारी रूटीन वर्क है। ठीक है, टाइनी नैरो बीनीथ, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस केयरफुली, वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इनकरेक्ट वर्ड है जिसकी मतलब स्पेलिंग गलत है। ठीक है, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू प्रिवेटाइज सर्टेन पब्लिक सेक्टर्स। प्रिवेटाइज होता है या प्राइवेटाइज होता है? तो हमारा जो गलत वर्ड है वो है प्रिवेटाइज। प्रिवेटाइज नहीं होगा, प्राइवेटाइज होगा। ठीक है, आई की जगह ए होगा। तो ऑप्शन ए प्रिवेटाइज, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, select the option that can be used as a one word substitute for the highlighted group of words। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक highlighted word है जिसका हमें one word बताना है। Although employees can take leaves, they need to give a good reason for the same to their boss। तो यहाँ पे जो highlighted word है वो है give a good reason for। ठीक है, किसी चीज़ का explanation देना। तो अब हम देखें ऑप्शन ए पैसिफाई। पैसिफाई नहीं होगा, पैसिफाई मतलब शांत करना। ठीक है, जस्टिफाई, हाँ जस्टिफाई होगा। जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को उचित सिद्ध करना, है ना। तो यहाँ पे भी यही मतलब है कि किसी चीज़ का सही रीज़न बताना, कारण बताना। ठीक है, जस्टिफाई करना अपनी बात को। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब ठीक करना, कोई चीज़ अगर गलत है उसको ठीक करना। ठीक है, सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब होता है आपका किसी चीज़ का तात्पर्य बताना। ठीक है, कोई चीज़ क्या दर्शा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जस्टिफाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओके, तो अब हमारा पैसेज आ गया। तो पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने ये देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी अपने क्वेश्चंस ढूंढने में, समझने में। ठीक है, तो हम अपना पैसेज पढ़ें। एज द वर्ल्ड फेसेस ग्रोइंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, पर्यावरणीय समस्याएं एंड द सीरियस थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और जो जलवायु परिवर्तन का जो थ्रेट है, ठीक है, जो उसके खतरे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इज बिकमिंग अ गुड एंड सस्टेनेबल चॉइस। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब आपका नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो एक अच्छा और टिकाऊ आपका ऑप्शन है हमारे लिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, इंस्टेड ऑफ यूजिंग आपका जीवाश्म ऊर्जा, सॉरी, जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं कैसे, हाँ जीवाश्म ईंधन, फ्यूल्स है ना, सॉरी, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अनलाइक कोल एंड ऑयल विच रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर, कोयले और तेल जो कि आपका वायु में हम हानिकारक जो गैस छोड़ते हैं, उनकी जगह क्लीन सोर्सेस लाइक सोलर, विंड, वाटर एंड हीट फ्रॉम द अर्थ, उनकी जगह जो स्वच्छ स्रोत है हमारे, जैसे कि सोलर, ठीक है, सौर, सूरज की एनर्जी, विंड, पवन, ठीक है, वाटर, जल एंड हीट, ठीक है,
ऊष्मा, इनसे जो जो अर्थ से हमें मिलती है, प्रोवाइड सेफर वेज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक सेफ हमारा ज़रिया है। ठीक है, सोलर पैनल्स कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जो सौर के जो वो पैनल्स होते हैं, ठीक है, वो एनर्जी कलेक्ट करते हैं सनलाइट से। वाइंड टर्बाइंस जो होते हैं, वाइंड टर्बाइंस आपके जो होते हैं, वो यूज़ द विंड टू प्रोड्यूस वाटर, वो हवा को यूज़ करके पावर, ठीक है, जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद these सॉरी, हाइड्रो पावर यूजेस फ्लोइंग वाटर, हाइड्रो पावर मतलब जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत जो होता है वो बहते हुए जल का इस्तेमाल करके, ठीक है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, वाइल जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल आपका हो गया भूतत्वीय ऊर्जा जो होती है, जो हीट होती है, उससे हम पावर और इलेक्ट्रिसिटी बनाए। ठीक है, दिस क्लीन एनर्जी मेथड्स हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन एंड ऑल्सो सपोर्ट एनर्जी इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब ये सारी जो क्लीन एनर्जी, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा बनाने की जो विधि है, ठीक है, ये पॉल्यूशन प्रदूषण को कम करती हैं और ये सपोर्ट करती है एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब कि हम ऊर्जा के तरफ से स्वतंत्र रहें, मतलब कि ऊर्जा स्वतंत्रता हम सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका ये फॉसिल फ्यूल्स पे ना निर्भर रह के। ठीक है, एंड सेव मनी ओवर टाइम, ठीक है, जिससे हमारे पैसे भी बच रहे हैं और समय भी। ठीक है, countries around the world are now spending more on renewable energy to reduce carbon emissions। ठीक है, जो कि ये आपका इसका मतलब है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो दुनिया है वो बहुत पैसे लगा रही है नवीकरणीय आपकी ऊर्जा पर। ठीक है, न्यू इन्वेंशंस हैव मेड रिन्यूएबल पावर मोर रिलायबल एंड चीपर। ठीक है, नए नए जो आविष्कार है आपके, वो नवीकरणीय ऊर्जा को और अधिक आपका विश्वसनीय बनाए जा रहे हैं और सस्ता भी बना रहे हैं। ठीक है, स्टिल प्रॉब्लम्स लाइक पावर स्टोरेज, चेंजिंग वेदर एंड हाई स्टार्टिंग कॉस्ट रिमेन। फिर भी आपका जो है कि बिजली के भंडारण में, ठीक है, बदलते मौसम और जो है कि बहुत हाई जो इनिशियल कॉस्ट है, ठीक है, जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी भी हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने में। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे टू प्रोटेक्ट द अर्थ, यानी कि हमारी जो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण आपका तरीका है। ठीक है, तो ये इस पूरे पैसेज का सार था। अब हम अपना अपने ऑप्शंस देखते हैं, अपने सॉरी क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज एज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? ओके, ए सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के बारे में बात करी गई है यहाँ पर ही, ये देखिए सोलर एनर्जी के बारे में बात करी गई है, जियोथर्मल के भी बारे में बात करी गई है यहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के भी बारे में बात करी गई है, ये देखिए हाइड्रो पावर है ना, हाइड्रो पावर ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, जल विद्युत, बायोमास की बात नहीं करी गई है। ठीक है, बायोमास एनर्जी की बात नहीं करी गई है। नेक्स्ट, according to according to the passage, which factor has made renewable systems more feasible in recent years? Industrial downsizing, government government subsidies only, technological advancements, international trade policies। तो ये हमारा ऑप्शन होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, क्योंकि हम सोलर पैनल्स को यूज़ करके, हाइड्रो पावर को यूज़ करके, जियोथर्मल्स को यूज़ करके, विंड टर्बाइंस को यूज़ करके हम आपका एनर्जी और पावर सॉरी इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट, what can be inferred about the long-term impact of renewable energy adoption? It offers both environmental and economic benefits. It increases the cost of living in rural areas. It may eliminate the need for global trade. It will eventually replace nuclear power. तो देखिए, what can be inferred about the long-term impact of renewable energy adoption? अगर हम renewable energy को adopt करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा? ये both हमारा environmental पर्यावरण और इकोनॉमिक, ठीक है, अर्थव्यवस्था की भी चीज़ों में हमारी मदद करेगा। यहाँ पे जैसे देखिए, ये जो ग्रोइंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये हमारा एनवायरमेंटल पॉइंट हो गया। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे है? ये देखिए, दिस क्लीन एनर्जी मेथड्स हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन, ठीक है, पर्यावरण को स्वच्छ करता है, प्रदूषण बचाता है, एंड ऑल्सो सपोर्ट एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड सेव मनी ओवर टाइम। ठीक है, हमारे पैसों की भी बचत करता है। ठीक है, नेक्स्ट,
चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सस्टेनेबल। अब सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है जो चीज़ मतलब सतत। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जैसे मतलब होता है सतत विकास। ठीक है, तो इसका मतलब है जो चीज़ दीर्घकालिक हो, यानी कि जो लंबे समय तक चले। ओके, तो ऑप्शंस देखिए, इसका हमें ऑपोजिट जानना है। ठीक है, रिलायबल रिलायबल नहीं होगा, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय। ठीक है, जिस पर भरोसा किया जा सके। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक। एफिशिएंट, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, प्राकृतिक एफिशिएंट मतलब आपका हो गया कुशल। ठीक है, और टेम्पररी, हाँ, टेम्पररी ही इसका ऑपोजिट होगा, मतलब जो लंबे समय ना चले। ठीक है, कम समय के लिए वो टेम्पररी होता है। ओके, नेक्स्ट, विच टाइटल बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज? ठीक है, options: how nations defunct power grids, how nations fund power grids, the disadvantage of fossil fuels, the future of sustainable power. Right, option D is the right answer, the future of sustainable power. यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी की बात करी जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जा रही है, और इसका भविष्य क्या है उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो आज की हमारी 10th क्लास ओवर होती है यहाँ पर। और अगेन आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही लगे हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट करिए। ठीक है, लाइक करिए क्लास। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ठीक है, व्यूज़ होते हैं पर लाइक्स नहीं रहते, तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आता कि आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में अगर आपको ये पसंद आए तो। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम।